नमस्कार। हम हाजिर हैं आपकी आवाज़ बंद कर हर हालत में हमेशा की तरह बेखौफ आज़ाद आवाज़। देश में 31 मई तक लॉकडाउन का जो चौथा चरण है, चौथा फेज है, वो लागू है, जिसमें एक तरह से एक टैसिट शब्द होता है अंग्रेजी का। एक तरह से ये भी माना जा रहा है, मान लिया गया है कि पहले जो 3 फेजेस रहे हैं लॉकडाउन के, वो पूरी तरह कामयाब नहीं रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच मोदी सरकार ने लॉकडाउन में श्रमिकों, कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह देने के अपने 29 मार्च के आदेश को वापस ले लिया है। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर 17 मई को नए जो गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने 17 मई के आदेश में कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 10(2)(L के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के जारी सभी आदेश 18 मई से अप्रभावी होंगे, यानी वो लागू नहीं होंगे। इसके माने ये है कि कंपनियां कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह देने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 29 मार्च को पहला लॉकडाउन जब लगा था 4 घंटे के नोटिस पे, उसके 4 दिन बाद एक आदेश जारी हुआ था। उसमें मोदी सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान सभी कंपनियों, उद्योगों को, जो जितने भी हैं कंपनी और उद्योग, अपने जो श्रमिक हैं उनको पूरी सैलरी देनी होगी। आदेश में ये भी कहा गया था कि कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाला जाए, समय पर पूरी सैलरी उस समय तक देनी होगी जब तक लॉकडाउन के दौरान कंपनी बंद है। सरकार के इस नए गाइडलाइन से जो अभी आया है, ऐसे जहाँ कंपनियों को राहत मिली है, वहीं कामगारों को बड़ा झटका लगा है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी सैलरी ना देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई ना की जाए। ये भी झटका श्रमिकों के लिए है। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। धन्यवाद गुरदीप। मेरा सवाल ये है, ये जो आदेश वापस लिया गया है, ये गुपचुप तरीके से वापस लिया गया है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं आप? विनोद जी, ये जो आदेश था ये सरकार ने तब जारी किया था जब पहला लॉकडाउन हुआ था, और सरकार का ये कहना था कि आम आदमी को, वर्कर को परेशानी ना हो तो उसको तनख्वाह मिलती रहे। लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन में हुआ क्या है कि सब कंपनियां बंद हैं और कंपनियों ने विरोध कर दिया है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। 1 साल में से 2 महीना उनका बर्बाद हो गया है, और इतनी वर्किंग कैपिटल और इतना प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नहीं होता है, तो कंपनियां कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी गई और उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। तो सरकार ने अब अपना रुख पलट लिया और बोला कि अब वो कंपनियों को बचाना चाहती हैं ताकि कंपनियां चलती रहें। अब सवाल ये है कि पहले तो ना तो एम्प्लॉय की गलती है ना एम्प्लॉयर की गलती है। ये जो पूरी स्थिति है कोरोना की, ये एक आपदा की स्थिति पैदा हुई है और इससे सरकार को निपटना है। सरकार इसीलिए होती है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है और वर्कर के पास सैलरी नहीं है। ये दुनिया के ज़्यादातर देशों में हो रहा है। और वहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, यूएस जो है 8 करोड़ लोगों को $1200 पर मंथ दे रहा है। स्पेन बेसिक इनकम की तरफ जा रहा है कि भाई वो बेसिक इनकम देगा। जर्मनी ने $5500 तक की राहत देने की कोशिश की है लोगों को, जो फ्रीलांसर्स है उनको भी। हॉलैंड 90% सैलरीज का बर्डन उठा रहा है। डेनमार्क 75 से 80% सैलरीज का बर्डन उठा रहा है। यूके 80% सैलरी का बर्डन उठा रहा है। फ्रांस $1600 दे रहा है पर मंथ। हांगकांग 50% सैलरीज का बर्डन उठा रहा है। साउथ कोरिया 70% सैलरीज। तो ये सारे देश क्यों कर रहे हैं? ये सारे देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनियां भी अपने को नहीं बचा पाएंगी और जो वर्कर है वो भी अपने को नहीं बचा पाएगा। इसलिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा और सरकार को उनको दोनों को बचाना पड़ेगा। भारत में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। सरकार को ये क्लैरिटी नहीं है। पहले उन्होंने वर्कर को बचाने की कोशिश की, अब कंपनी को बचाने की कोशिश की, और इस प्रोसेस में दोनों नहीं बच रहे हैं। इसीलिए बार बार ये डिमांड उठ रही थी कि फिस्कल स्टिमुलस आए, और वो फिस्कल स्टिमुलस नहीं आया। सरकार ने सिर्फ लोन दिया है कंपनियों को लोन चाहिए नहीं। कंपनियां कह रही हैं कि जब डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोन लेके क्या करेंगे। और इस वक्त दोनों मारे जा रहे हैं, कंपनी भी और वर्कर भी। और ये काम चूंकि सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो अपफ्रंट नहीं कह सकती थी, उसने चोरी छुपे इसको क्वाइटली कर लिया है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको एक फैक्ट शीट दे दूं कि इस वक्त हालत क्या है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक देश में बीती अप्रैल में 122 मिलियन से ज़्यादा कामगारों की नौकरी छिन गई। 122 मिलियन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने होते हैं। लॉकडाउन के कारण 84% से ज़्यादा घरों की महीने की आमदनी कम हुई है। काम करने लायक देश की 1/4 आबादी बेरोजगार है। कई कंपनियां पिछले महीने ही बड़े स्तर पर छटनी कर चुकी हैं। कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने सीनियर कर्मचारियों को लीव विदाउट पे कर रखा है। भारत की बहुत बड़ी फिटनेस चेन है क्योर.फिट। उसने अपने 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बहुत बड़ा मंदिर है, उसने भी करीब 1400 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कई कंपनियों ने मैनेजर लेवल के अपने कर्मचारियों को VRS देने का फैसला किया है। इसके अलावा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर देश में जो हमारे लेबर लॉज हैं उसमें भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत राज्यों में जो इन कानूनों को कमज़ोर करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करके कामकाज के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने जैसे अमानवीय कदम उठाए गए हैं। और यूपी में तो श्रम कानून में बदलाव 3 साल तक प्रभावी रहेंगे। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई कॉन्क्रीट प्लान, ठोस योजना नहीं है खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर? लॉकडाउन के ठीक बीच श्रम कानूनों में ये जो बदलाव है, इनका असर क्या है? इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, श्रम कानून को लेकर देश में बहुत लंबे समय से बहस चलती आ रही है। अभी इसी सरकार ने लास्ट ईयर लेबर कोड बिल भी पेश किया हुआ है जिस पे कि डिबेट चल रही थी, लेकिन उस डिबेट को अधूरा छोड़कर सरकार ने अचानक से कोरोना के बीच में बीजेपी के अलग अलग राज्य सरकारों ने लेबर कानून को कमज़ोर किया है, ये कहते हुए कि कोरोना के बाद इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और लेबर कानून रोड़ा है। सच्चाई ये है विनोद जी कि पिछले 25-30 सालों से लेबर कानून अब रोड़ा नहीं है। अब हमारे यहाँ हड़तालें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ लेबर कानूनों की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लेबर का जो रेशियो है टोटल कॉस्ट में, वो दुनिया में सबसे कम है। 2 से 3% लेबर की कॉस्ट आती है। हमसे ज़्यादा चाइना की है। 40 साल से चाइना की लेबर कॉस्ट हमसे ज़्यादा है और वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आया है? वियतनाम की, थाईलैंड की, लंका की लेबर कॉस्ट हमसे ज़्यादा है। तो लेबर कॉस्ट और लेबर नियम ऐसा नहीं है कि वो रोड़ा थे। अभी किया क्या है इन्होंने? आप देखिए कि 4 तरह के लेबर कानून हैं। एक तो जो कंडीशन ऑफ वर्क है कि कैसी जगह कामकाज की जो स्थितियां हैं, दूसरा तनख्वाह, तीसरा सोशल सिक्योरिटी और चौथा जो छटनी वगैरह के कानून हैं। ये चारों तरह के कानूनों को ज़्यादातर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। मतलब अब लेबर को ना खाना देने की बाध्यता है, ना ब्रेक देने की बाध्यता है, ना वहाँ पे वेंटिलेशन करना पड़े ऐसी कोई ज़रूरत है, ना टॉयलेट देने की बाध्यता है, ना वहाँ पे कि वो उनके वर्किंग आवर लंबे ना चलें इसकी ज़रूरत है, ओवर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों का इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो हम देखते हैं, ये बात सच है कि लेबर इन्वेस्टमेंट वहाँ आती है जहाँ लेबर की स्थिति अच्छी होती है, लेबर एफिशिएंट होती है, उसके हेल्थ अच्छी होती है, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है। हम उल्टा जा रहे हैं। हम लेबर कानून को जो कमज़ोर कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि मेक इन इंडिया 1 जो फेल हुआ है वो लेबर की वजह से फेल नहीं हुआ है, वो नोटबंदी और GST और तमाम चीज़ों की वजह से फेल हुआ है। और अगर लोग ये कहते हैं फेल नहीं हुआ है, तो मैं एक डेटा दे दूं कि जब मेक इन इंडिया की घोषणा हुई थी तब ये था कि भाई 7% पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रही है, हम इसको 12 से 14% लाएंगे। आज आधे % पे आ गई है। तो और उसका ये था कि जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो 25% पे ले जाएंगे 16 से, आज 13-14% पे आ गए हैं। तो मेक इन इंडिया फेल होने के बाद अब ठीकरा लेबर लॉस के ऊपर मढ़ा गया है और लेबर लॉस को कमज़ोर करके इन्वेस्टमेंट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल आएगा नहीं, कम होगा। जी, भारत दुनिया में 11वां ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो 1 लाख को पार कर चुकी है। आज के दिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई तरह की रियायतों के साथ देश लॉकडाउन के 4थे चरण में है। राज्य सरकारों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी करने में लगे हुए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 सवारी के साथ ऑटो रिक्शा और 2 सवारी के साथ टैक्सी चलाने की इजाज़त दे दी है। कार पूल करके चलने की इजाज़त नहीं है। 20 सवारियों के साथ दिल्ली में बसें शुरू हो गई हैं। ऑड इवन के हिसाब से दुकानें भी खोलने की परमिशन दे दी गई है। थियरी में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड ज़मीनी हकीकत क्या है?
दिल्ली में एक बस में 20 ही लोग सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को बसों के लिए घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर शराब की दुकानों की तरह बसों में भीड़ बढ़ी तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? जिनके पास पैसे हैं वो तो ऑटो रिक्शा ले सकता है, लेकिन आम आदमी दुकान या दफ्तर कैसे पहुंचेगा? सभी सरकारी और निजी दफ्तर खोल दिए गए हैं, लेकिन मेट्रो शुरू नहीं की गई है। बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने की क्या वजह हो सकती है? यही कि जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो हाथ से ना निकल जाएं और टेलीविज़न के ज़रिए लोग अपने घरों में बैठकर ये मैच वगैरह देखें, आईपीएल वगैरह जो क्रिकेट के होते हैं। क्यों, सौरव गांगुली ने भी कहा कि करीब अगर ये मैचेस ना हुए तो 4,000 करोड़ का नुकसान होगा, लिहाजा प्रायोरिटी वो बनाई गई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आने जाने की छूट को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, संशय कायम है। मेरा आखिरी सवाल ये है गुरदीप, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के तीसरे और चौथे चरण का ऐलान खुद से टीवी पर आकर नहीं किया। वो जो मतलब मशहूर कहें या जो भी कहें 8 बजे वाली स्पीच होती रात की, तीसरे और चौथे चरण का ऐलान खुद टीवी पर आकर नहीं किया। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह आप मुझे बताइए। वजह तो साफ है। प्रधानमंत्री ने लोगों से बोला था कि 2 हफ्ते में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, चेन टूट जाएगी और 3 हफ्ते में हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन केस जो है 350 से बढ़कर 1 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं और अब ये माना गया है कि कोरोना के साथ जीना है। और जब कोरोना के साथ जीना है तो जो चुनौती थी वो तो फेल हो ही चुकी है। इसलिए क्वाइटली अब एजेंसी एनडीएमए को बोल दिया कि अब आप इसको जारी कर दीजिए, और जारी भी जैसे किया है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है। आज दिल्ली में सड़कों पे भीड़ ही भीड़ है, आज जाम है। और जो ये कहा गया है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हमने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोला, मेट्रो नहीं खोली, तो आप ये समझिए कि पहले भी मेट्रो हो या बस दिल्ली के अंदर या और जगहों में बसें हो, वो खचाखच भरती थी। ऐसा नहीं था कि वो खाली चलती थी और अब सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है। अब भी जब वो खुल जाएंगी और जब ऑफिस खुल गए हैं तो लोगों को तो ऑफिस टाइम पे आना है, तो भीड़ तो रहेगी ना। और भीड़ रहेगी, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को छू कर टच करते हुए आगे चलेंगे, धक्का मुक्की में आगे चलेंगे। तो ऐसे में जितना भी कोरोना से लड़ने के लिए जो गुरु मंत्र दिए गए थे वो तो सब फेल हो गए हैं। और जब वो फेल हो गए हैं तो अब उसका श्रेय कैसे कोई ले सकता है? इसलिए अब आकर इसकी कोई घोषणा ना तो प्रधानमंत्री के लेवल पे हुई है, ना किसी मंत्री के लेवल पे हुई है। चुपचाप अब लोगों को कह दिया गया है कि अब आप कोरोना से लड़िए, अपने लेवल पे लड़िए। और लोगों को मानसिक रूप से ये भी तैयार कर दिया गया है। अगर आप लोगों से बात कीजिए तो लोग तैयार हैं कि अब तो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा। और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए बढ़ेगा तो बहुत, लेकिन हमारा रिकवरी रेट अच्छी है। तो ये अब नई स्ट्रेटेजी है जिसको कि लोगों में प्रमोट किया जा रहा है जी। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो जीवन नॉर्मल होगा, कोरोना के फिगर्स बढ़ते रहेंगे। अभी पीक आया नहीं है और ये दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप सफल आपका समय देने के लिए। हमें एक बात याद आती है, आपने देखा होगा बसों वगैरह में लिखा रहता था, अभी भी लिखा रहता होगा कि सवारी अपने जान और माल की हिफाजत खुद करे। ले देकर केंद्र सरकार का रवैया यही रहा है। सारी डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड, बिना सलाह के लॉकडाउन अनाउंस करना, बिना मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस भी लिए, फिर जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़ देना। लॉकडाउन से इकोनॉमी भी बर्बाद हुई, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हुई जो पहले से बर्बाद थी, और केसेस भी बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि केसेस रुके हों। हम लेंगे ब्रेक के बाद हम वापस आपके सामने हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। भारत ने कोरोना वायरस के सोर्स, जो उसका कहां से शुरुआत हुई और वायरस फैलने के कारणों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए WHO के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कोरोना पर जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल है, उसकी 73वीं बैठक में भारत समेत 62 देशों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर वो अपनी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर चौतरफा घिरे हुए चीन ने सफाई देते हुए कहा है कि कोरोना की जांच के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जिनपिंग ने कोरोना से लड़ाई में $2 बिलियन की मदद देने की बात भी कही। चीन ने कहा कि WHO और दूसरे देशों को कोरोना से जुड़े अपने अनुभव और सभी जो फिगर्स थी, जो भी हकीकत थी, वक्त पर मुहैया करवा दिए गए थे। अपनी सफाई में चीन ने यह भी कहा कि वुहान शहर में कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस वुहान में पैदा हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका समेत कई देशों का आरोप है कि कोरोना का वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ था। मेरे साथ हैं रक्षा और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मनोज जोशी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि तमाम शक और सवालों के बावजूद चीन कोरोना को लेकर परसेप्शन की लड़ाई में आगे बढ़ता दिख रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अमेरिका और चीन के कोरोना को लेकर बढ़ते तनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ हद तक ये जो बढ़ते तनाव हैं, ये अमेरिका में जो इस साल चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, उसकी वजह है। आपको मालूम है कि जनवरी के आखिर में चीन और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी संधि हुई थी, उनका जो फेज 1 ट्रेड डील जिसको कहा जाता है, जिससे कि उनके जो रिश्ते थे, आर्थिक रिश्ते थे, वो कई गुने घनिष्ठ हो जाते हैं। पर जब ये कोरोना हुआ उसके बाद पूरा रवैया बदल गया है तब से अमेरिका का। और क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ गलतियां की, कुछ देरी की, जो कार्रवाई करनी उनको जो करनी थी वो नहीं करी टाइम पे। पर अब जब चुनाव सामने आ रहा है तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है, उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसी भी तरह से चीन के गले में ये सब कुछ लपेटा जाए, और साथ चीन के साथ साथ वो WHO की भी घेराबंदी कर रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आपने जिक्र किया कि WHO की भी घेराबंदी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग बंद करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर अगले 30 दिनों में WHO ने ठोस सुधार नहीं किए तो अमेरिका की जो फंडिंग है उसको स्थायी तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। WHO के DG टेड्रोस अधानोम को लिखी चिट्ठी में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोरोना को लेकर WHO के उठाए गए गलत कदम दुनिया के लिए बेहद महंगे साबित हुए हैं। जैसा प्रोफेसर जोशी बता रहे थे, डॉक्टर जोशी, ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि WHO चीन के हाथ की कठपुतली है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन जानबूझकर कोरोना को फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने बीते अप्रैल में WHO की फंडिंग सस्पेंड कर दी थी। पिछले महीने अमेरिका ने WHO पर चीन के करीब होने, पारदर्शिता न बरतने और चीन की गलती को छिपाने के आरोप लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने WHO को $893 मिलियन का फंड दिया था, जबकि WHO के फंड में चीन का योगदान $86 मिलियन का था। WHO की तरह राष्ट्रपति ट्रंप WTO विश्व व्यापार संगठन से भी बाहर निकलने की धमकी दे चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला देश होने के बावजूद
कार्बन गैस पैदा करने वाला देश होने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आने का ऐलान भी कर चुके हैं। डॉक्टर जोशी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है WHO को, उसको आप किस निगाह से देखते हैं, और जो WHO की भूमिका रही है कोरोना महामारी को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, एक तो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जो उनके जो सदस्य देश होते हैं उनको अपनी प्रभुत्ता का बहुत जो है बहुत मोह होता है। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो उनकी सॉवरेंटी के ऊपर किसी तरह से उसके ऊपर छाया ना बरसाएं। इसका नतीजा ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, WHO है, ये जो है सदस्य सरकारों के साथ मिलकर ही काम कर सकता है, और उनका जो रवैया होता है वो इससे सीमित रहता है। अब जहां तक कि WHO है, अब जैसे भारत में आप देखिए, गोरखपुर के इलाके में जापानीज एंसेफेलाइटिस की बीमारी है। अगर कल WHO यहां आके जो है भारत को डांट दे और कहे कि ये आपकी गलती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि भारत जो है वो WHO से दूर हो जाएगा। इस समय यही हालत हो रही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनके हाथ मजबूत नहीं करना चाहते हैं। जहां तक कि अमेरिका का सवाल है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ रहा है। उन्होंने फरवरी के माह में यूनेस्को को छोड़ दिया, उसके बाद जो है अब WHO को छोड़ने की धमकी दे रहा है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी नाराज है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाराज है। पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज के जो समझौता था उसको भी छोड़ के चला गया। तो अमेरिका को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ज्यादा मोह नहीं है, और उसकी एक वजह, जैसे मैंने आपसे कहा, अक्सर हर मुल्क को यही होता है। अब फरमाइए। जी, अमेरिका में कोरोना से 90,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। कोरोना के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका की हालत पस्त है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ट्रंप मार्च की शुरुआत तक तो कोरोना को बड़ी बीमारी मानने को तैयार ही नहीं थे। WHO की चेतावनी को नज़रअंदाज किया। कोरोना को ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनावी हथियार बताने में जुटे रहे। बीती फरवरी में ट्रंप पूरे तामझाम के साथ भारत के दौरे पर आए थे, जब भारत में कोरोना वायरस के केसेस हो चुके थे। हमारी सरकार भी गफलत में थी उस वक्त। कुछ इसी तरह भारत ने भी शुरुआत में कोरोना में हल्के में लिया था कोरोना को। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन सरकार को एक्शन में, हरकत में आने में काफ़ी वक्त लगा। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, यानी 30 जनवरी से 24 मार्च, 50 से ज़्यादा दिन। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, जैसा डॉक्टर जोशी भी बता रहे हैं। उनकी नज़र इस साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर है। अपनी गलती को मानने के बजाय वो सारा दोष चीन के माथे पर थोपना चाहते हैं, जैसा डॉक्टर जोशी ने भी कहा। अमेरिका के लोग ट्रंप को ये भी समझाने में जुटे हैं कि उनके विरोधियों की नीति के कारण चीन दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, अमेरिका के इलेक्शंस को कितना और किस तरह से प्रभावित करेगी? जो अपना जो स्टॉक है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, वो कितना ऊपर या नीचे गया आपकी निगाह में? आपका आकलन, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, फिलहाल अभी भी जो ट्रंप के जो समर्थक हैं, 40-45% अमेरिका के जो वोटर हैं, 40-45% वो ट्रंप के साथ जुटे हुए हैं, अभी भी जुटे हुए हैं। वो कुछ भी मानने को तैयार हैं जी। तो जहां तक कि इनका सवाल है, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई बदलाव आएगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका को जो चुनाव का जो सिस्टम है, वहां पे अलग अलग जो उनके स्टेट हैं, वहां पे जीतना हो, वहां की जीत जो है उससे असर पड़ता है। तो अलग अलग स्टेट्स पे जहां पे महामारी फैली है, वहां पे किस तरह से जो है बाइडेन साहब कैंपेन कर सकते हैं, कर पाते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी कैंपेन कर पाती है,
और ये जो ट्रंप के जो बिल्कुल ही कट्टर जो सपोर्टर्स हैं, इनको कैसे मात दे सकती है, ये तो बहुत बड़े सवाल हैं। पर साथ-साथ ट्रंप जो है अभी जहां तक कि आर्थिक कदम हैं, दिन पर दिन चीन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ जो रिश्ते हैं उनको तोड़ने की कोशिश पर जुटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने हुआवेई कंपनी के खिलाफ कुछ नए अभियान चालू किए और साथ-साथ ये भी कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा WHO हम छोड़ के जा सकते हैं, ये भी कह रहे हैं कि चीन के साथ हम रिश्ते बिल्कुल ही तोड़ सकते हैं। तो जहां तक कि धमकी है, धमकियों की तो कोई कमी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जोशी अपना समय हमें देने के लिए। तो कोरोना का इस्तेमाल अमेरिका में इलेक्शंस के लिए भी किया जा रहा है और ये भी हकीकत है कि जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं वो इथियोपिया से हैं और चीन के लिए इथियोपिया एक तरह से प्रवेश द्वार रहा है, दहलीज रहा है अफ्रीका में जाने की। चीन की बहुत बड़ी तादाद में इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट है। ये जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, ये इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और इसलिए शक की निगाहें WHO की तरफ भी जाती हैं कि उसने चीन का साथ दिया है, काफ़ी कुछ छुपाए रखा और देर से जारी किया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, इट नेवर रेन्स इट पोर्स। मुसीबत आती है तो एक नहीं आती, इकट्ठी आती है। अब चक्रवाती तूफान अम्फान का खतरा बढ़ता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान 20 मई को उड़ीसा और बंगाल के जो इलाके हैं, जहाँ किनारे वाले समुद्री इलाकों के जो हैं, उनसे टकरा सकता है। सुपर साइक्लोन की इसको दर्जा दिया गया है और इससे बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। आपको बता दें, सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में उस तूफान को रखा जाता है जिसकी रफ्तार 240 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो। जो समुद्री इलाके हैं इनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट नहीं। किसी में भी इमरजेंसी की हालत से निपटने के लिए सेना, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। ये जो तूफान है अम्फान, इससे प्रभावित होने वाले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बंगाल में 20 और 21 मई को भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल में इस तूफान से निपटने के लिए NDRF की 19 टीमों को तैयार रखा गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खतरे को देखते हुए रेलवे से प्रवासी जितने भी मजदूर हैं जो वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अभी उनको कहा कि अभी बंगाल ना लाए जाने की अपील की है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से केंद्र पर बात करके केंद्र की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है और सुना है प्रधानमंत्री मोदी भी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 20 साल के बाद भारत में किसी सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। उससे पहले 1999 में सुपर साइक्लोन ने 9,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली थी। ये उड़ीसा में आया था और उस वक्त जिस मौसम में आया था, दिवाली के दिन ज़्यादा दूर नहीं थे और वहाँ एक तरफ तबाही मची हुई थी उड़ीसा में, मुझे याद है, दूसरी तरफ दिल्ली और बड़े दूसरे शहरों के बाज़ार दिवाली के सामान से भरे पड़े थे, जैसे उड़ीसा देश का हिस्सा ना हो, उड़ीसा दिल्ली से बहुत दूर हो। इस दफ़े ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।